पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी चेंजिंग आई है, लेकिन उसके साथ जो स्टेट बैंक ने उसने सूद की शरह भी बढ़ा दी है सही। और 1 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट इन्होंने बढ़ाया है। इसमें मतलब एक तरफ से फ़ायदा है तो दूसरी तरफ से नुकसान भी है। हमारी जो आवाम है वो भी मतलब यूँ देखती है कि नज़दीकी फ़ायदा देख लेती है, दूर का नुकसान कभी भी नहीं सोचती। हमारे साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग आईटी में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके हैं। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप। स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे हमारा एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पार्शली हम जो है IMF को गिरवी रखवा दें, या मे भी आने वाले टाइम में एटमी असासों को हम गिरवी रखवा दें। तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है, मे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में कामयाब हो चुका है। लेकिन मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान IMF से कर्जा लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज़ बन चुका है। अब पाकिस्तान पर IMF का 10 बिलियन से भी ज़्यादा का कर्जा है। लेकिन पाकिस्तान ये कर्जा उतारेगा किस तरह? कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के असासे बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि IMF ने बड़ी ही सख्त शराइत पर पाकिस्तान को ये कर्जा दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद उस्मान नाम है मेरा। उस्मान, क्या करते हैं आप? जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी में फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ एज अ टीम लीडर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में कामयाब हो चुका है। क्या कहेंगे, कितनी खुशाइन बात है ये? नहीं, ये तो हमारे लिए नहायत अफसोस की बात है, जो हम इतने कर्जे के लिहाज से भी हम टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं। तो हमें ये कर्जा ज़ाहिर है हम जब उतारेंगे तो ये ज़ाहिर है हमारे आवाम के थ्रू ही उतरेगा। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। फॉर एग्जांपल बिजली पे है, अभी इन्होंने रिसेंटली 1 रुपये पे 45 पैसे या 75 पैसे इन्होंने यूनिट फिर महंगा कर दिया है। तो ये सारा बोझ बेचारी आवाम पे ही उतर रहा है। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने, बिजली पे लगाया हुआ है, गैस पे लगाया हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ख़रीदारी की, उनके प्रोडक्ट्स पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सामानों पे भी मतलब इन्होंने ना टैक्स लगाया हुआ है। मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो वो हमें पड़ रही है 150 की पड़ रही है। तो हर एक चीज़ पे हमें टैक्स लगाया हुआ है, आवाम टैक्स दे भी रही है, बिल भी पे कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी ये हमें समझ नहीं आ रहा वो पैसा जा किधर रहा है, फिर भी हम इतने मकरूज़ क्यों हैं। हालांकि हमारी 22-23 करोड़ आवाम है, तो हमें समझ नहीं आ रहा वो पैसा जा रहा किधर है टैक्स। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सारा पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। अब ये जो हमने $3 बिलियन का एक बार फिर से कर्जा ले लिया, पहले भी हम $7.4 बिलियन के मकरूज़ थे IMF के, अब हमने $3 बिलियन का और कर्जा ले लिया। तो मुझे बताएं कि वो कर्जा कहाँ गया और ये जो नया कर्जा आया है ये कहाँ जाएगा? ये वो जो पिछला कर्जा और ये कर्जा ज़ाहिर है एडअप ही होंगे, वो IMF छोड़ेगा तो नहीं। उन्होंने भी कुछ शराइत के तौर पर रखा है, ज़ाहिर है हमारी भी कुछ कीमती असासे हमारे गिरवी रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल है ये सरगो गवादर की तरफ जो है पोर्ट जो है वो भी दुबई वालों के अंडर ये कर रहे हैं, सुनने में यही है। और भी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो IMF के हम गिरवी रखवा रहे हैं, तो इसी बेस पे उन्होंने हमें कर्जा दिया है, अदरवाइज़ तो वैसे नहीं। जी बिल्कुल, IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी है, जैसा कि आपने खुद बताया कि बिजली का यूनिट जो हैं वो महंगे हो गए। तो IMF की शराइत है ये कि आपने इनको बिजली में सब्सिडी नहीं देनी। दूसरा, आपने अपनी बंदरगाहों को जो है या तो बेच दें या जो है आप लीज़ पर दे दें। तो आपकी बात 100% दुरुस्त है, हमें जो कर्जा दिया गया है वो इन्हीं शराइत की बना पर दिया गया है, वरना हमें कहाँ मिलना था ये कर्जा। एग्जैक्टली हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दूसरी बार बिजली भी महंगी कर दी, सब कुछ मतलब महंगे कर दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन मसला ये, अगर बिजली का देखा जाए तो बिजली तो लोगों को मिल ही नहीं रही है, प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में तो पूरे 24 घंटे में से
20 घंटे तो हमारे पास लाइट ही नहीं होती। अब कह रहे हैं वो लाइट भी नहीं होगी, जब बिल आता है जिसका आमतौर पे 2000 आता है उसका 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है टैक्स लग के एक्स्ट्रा, और जिसके 10-10 हज़ार आ रहे हैं 20-20 हज़ार दे रहे हैं, मतलब 3 से 4 गुना वो महंगा वो पड़ रहा है। वो बेचारा अब कहाँ से पूरा करेगा आवाम को, यही हमारे बहुत से मसाइल हैं। पहला ही इतना बड़ा मसाइल हमारा बिजली का ही है, वो बंदा कहाँ पूरा अच्छा, करेगा। ये जो कर्जा लिया गया IMF से, आपको क्या लगता है क्या ये पाकिस्तान के लिए यूज भी होगा या नहीं? ये पाकिस्तान के लिए यूज़ तो होगा, लेकिन ये नहीं पता यूज़ किधर होगा। अच्छा, मेन मसला ये हमें समझ नहीं आता जा किधर रहा है पैसा। तनख्वाहें भी कह रहे हैं कि कम कर दी हैं थोड़ा, उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 से 10% कम कर दिए हैं पैसे हर किसी की सैलरी में, और बहुत से मतलब चीज़ें उन पर टैक्स लगाया हुआ है एक्स्ट्रा। गाड़ियाँ वगैरह देख लें आप, जो ले रहे हैं, जो आज 15-20 लाख की मिलती है वो आज 50 लाख रुपए की एक गाड़ी है, तो उस चीज़ पे हमें टैक्स लगा रहे हैं। वही टैक्स उनको IMF पाकिस्तान अगर दे रहे हैं तो दे भी रहे हैं तो कम्प्लीटली नहीं दे रहे टैक्स। फॉर एग्जांपल 70% अपने पास रखें, 30% करके हर एक आइटम से वो दे रहे हैं। लेकिन IMF से कर्जा लेने के बाद एक अच्छी चीज़ जो हुई है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से जो है काम करना शुरू होगी। बड़े अरसे से स्टॉक मार्केट हमारी डाउन थी, लेकिन IMF से कर्जा लेने के बाद उसमें एक बड़ा तसलसल बड़ी तेज़ी के साथ देखने में आया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी चेंजिंग आई है, लेकिन उसके साथ जो स्टेट बैंक ने उसने सूद की ये शरह भी बढ़ा दी है। सही, और 1 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट इन्होंने बढ़ाया है इसमें। मतलब एक तरफ से फ़ायदा है तो दूसरी तरफ से नुकसान भी है। हमारी जो आवाम है वो भी मतलब यूँ देखती है कि नज़दीकी फ़ायदा देख लेती है, दूर का नुकसान कभी भी नहीं सोचती। हमारे साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग IT में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके हैं, और हम अभी तक उसी लाइन पे अटके हैं। भाई हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, भाई अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। अब हमारे इधर ही पूरा नहीं पढ़ रहा बेचारे, ना नौकरी है, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी इधर बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हम इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हम तो दूसरे को बच्चों को पढ़ाना बहुत दूर की बात है। अच्छा उस्मान, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक हम कर्जे मांग मांग के अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? ये सिलसिला कभी तो ख़त्म होगा ना। कब हम अपने मुल्क को अपने पैरों पे खुद खड़े करेंगे? इंडिया हमारा हमसायक मुल्क, मैंने कभी नहीं सुना कि वो IMF के पास कर्जे के लिए गया हो, बल्कि जब किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया उसकी बढ़ चढ़कर हर तरह से माली इमदाद भी करता है, उनको फंड्स भी देता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारा तो मुल्क मेरा ख्याल है चल ही ये इसके ऊपर है, कर्ज़ों के ऊपर रहा है, हम माली इमदाद पर चल रहा है। तो कब तक हम अपने मुल्क को इसी तरह चलाते रहेंगे? जब तक हमारा ये हाल है, हम खुद बेईमान है, सीधी बात है, अवाम ही बेईमान है, तो हमें हुक्मरान भी ऐसे ही मिलेंगे, ये हकीकत है। तो ये दौर तो फिर ऐसे चलता रहेगा सदियों तक। हम कर्जे मांगते जाएंगे, फिर थोड़ा सेट हो जाएंगे, फिर कर्जे मांगेंगे। ये एक किस्म की साइकिल है हमारे मुल्क में चलती जाएगी जब तक हम खुद अवाम सेट नहीं हो देते। हम अवाम वोट तो दे देते हैं, बाद में फिर उनको हुकूमत को ही गालियाँ देते हैं। बेईमानी हम खुद कर रहे हैं, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इतना जितना हम अवाम का है। असल में सारा कसूर जो जाता है ना वो हमारे अवाम को जाता है। साइम, कैसे हैं आप? बहुत खैरियत से, वेल एंड फाइन। आप सुनाएं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। साइम, आपको पता होगा कि पाकिस्तान को IMF से एक बार फिर कर्जा मिल गया। पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब हो गया IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए? ये शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि IMF जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में कि हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह, तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि जी पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज़ बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्ज़ा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्ज़ा हमारे से ज़्यादा होगा। मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्ज़े लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्ज़ा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्ज़ा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं, ठीक है। बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। साइम,
साइम हमने ये कर्जा वापस कैसे करना है? पहले ही हमारे पर IMF का 7.4 बिलियन डॉलर का कर्जा था, 3 बिलियन और हमने ले लिया, 10 बिलियन हो गया। काम हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, कारोबार बंद पड़े हैं, तो ये कर्जा वापस किस तरह करना है? और IMF ने जितनी सख्त शराइत रख कर ये कर्जा दिया है, आपके सामने अवाम ने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। कर्जा स्लोली हम, जैसे न्यूयॉर्क में हमारा जो PIA का होटल था बहुत बड़ा, वो हमने सेल कर दिया। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो कर्ज़े वापस करना तो दूर की बात है, कर्ज़े उल्टा ले रहे हैं हम वापस, तो फ्यूचर जनरेशन देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल की जो ये हैं जो लीडरशिप है वो बस कर्ज़े लेती जा रही है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर्जे लेते तो जा रहे हैं, इन्हें उतारना किस तरह है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने पे आ जाएगा। पाकिस्तान के असास से आपके सामने, आपने भी खुद ही बताया कि जिस तरह PIA हमारी कराची की बंदरगाह हो गई, हम इनको बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं बड़े घाटे के सौदे पर। तो क्या लगता है अनकरीब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है, ठीक है। उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याह्या खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, या हमारी जो सिविल पॉलिटिशियंस हों। ये अगर चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान अगर इसी लाइन में चलता रहा तो अगले 15-20 साल तक ये सिविल वार में चला जाएगा। देखें, सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा था, जब उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स आया तो वो टूट गया, डिफरेंट जो नेशंस थी वो टूट गई। पाकिस्तान में ये नहीं है कि जैसे बांग्लादेश में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ रहती हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी। तो जब एक मुख्तलिफ़ कौमें इकट्ठे तब रहती हैं जब उनको उनकी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक होती है। अगर घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो आपस में भाई लड़ना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की हालत बुरी है तो ये जो एथनिसिटीज़ हैं ये डिवाइड होंगी, यहाँ पे सिविल वार होगी, लोग अपने हकूक़ मांगेंगे, जो कि अब हो रहा है। इमरान खान की पार्टी देखें, वो मुल्क में धरने कर रही है। अगर पश्तून देखें तो वो मंजूर पश्तीन, वो उनको लीड कर रहा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पिछले 60 ईयर से चल रही है। कराची के हालात आप देखें। तो इस तरह अगर चलता रहा तो हम देखेंगे कि ये मुल्क टूट जाएगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा दिन कभी हमें और पाकिस्तानियों को देखना नसीब हो। मुझे ये चीज़ ऐड करूँगा, देखें, ये पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मुक़द्दस मुल्क है, ये नहीं टूटेगा, इसे खुदा ने बनाया। जो खुदा ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में, वो टूट गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग बहुत आगे थी, बहुत सारे जो लीडर रहनुमा थे वो बांग्लादेश से थे, वो टूट गया। हर 100 साल बाद आप देखें तो मुल्क की जो जियोग्राफी है वो चेंज होती है। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम और दायम रहेगा, नहीं। बरे सगीर टूटा, फिर बांग्लादेश टूटा, फिर पाकिस्तान यहाँ पे सेपरेट हुआ, ठीक है। तो अगर हालात ऐसे हुए, इनको सुधारा ना गया, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे रेफॉर्मेशन ना की गई, तो मुल्क बहुत वो हो जाएगा। अच्छा साइम, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हमने हमेशा अपना मुआवजा उनके साथ किया है। वो भी IMF के पास 1-2 बार शायद कर्जा लेने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि इंडिया IMF के पास गया हो। पाकिस्तान को बार बार IMF के कर्जे का मोहताज क्यों होना पड़ता है? हम कर्ज़ों के सहारों पे क्यों हैं? क्या हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, या हमारे सियासतदान खुद से इसको अच्छे से चला सकें, ये अपने लिए अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके? क्या हमारा मुल्क इतना लूला लंगड़ा और अपाहिज कर दिया इन सियासतदानों ने कि हम इसको कर्ज़ों की लाठियों पर ही चला सकते हैं? देखें,
سب سے بڑی جو مشکل ہوتی ہے وہ مائنڈ سیٹ، آئیڈیالوجی اور سوسائٹی کی جو پریفرنسز ہیں ایک نیشن کی، وہ چینج کرنا مشکل ہیں. جب آپ ایک رائٹ ٹریک پہ چل پڑتے ہو، محنت کرتے ہو، تو 30-40 سال بعد ملک ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ملک کہاں کھڑا ہو جاتا ہے. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. انڈیا نے میڈیسن میں بھی دیکھیں، انڈیا کو ہم جاپان سے کمپیئر نہیں کریں گے، مگر انڈیا اگر ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے تو آگے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، آئی ٹی میں، میڈیسنز میں. ٹھیک ہے، اگر ان کے موبائل فون دیکھیں تو وہ بھی اپنی نیشن میڈ ان انڈیا. ٹھیک ہے، انڈین پروڈکٹس آپ یوز کریں. نیشنلٹی جو ہے، نیشنلزم بہت بڑھایا گیا. پاکستان کا یہ حال دیکھیں کہ یہاں پہ اچھا موبائل فون جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کر سکتے. ایک اچھی گاڑی یہاں پہ پروڈیوس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، میڈیسن دیکھ لیں تو وہ نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ ان کی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، ورلڈ مارکیٹ میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہے. یہ بس اپنی پاپولیشن کو جو ہے نا گلف کنٹریز میں لیبر کے طور پر دھکے دے کے نکالی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان تو از اے لیونگ ہیل. ٹھیک ہے، تو مڈل ایسٹ میں وہاں پہ مزدور بھیج رہے ہیں. کشتی ہماری ڈوبی، 400 پاکستانی وہاں پہ مر گئے. ہمارے جو بڑے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار 400 بھیج رہے ہیں، 300 ڈوبے گا، 100 تو جائے گا نا. آن لائن ریمیٹنسز آئیں گے، ڈالرز آئیں گے تو ملک تھوڑا بہت چل پڑے گا. ان کو یہ ہے بس. یہاں پہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. شاہد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا شاہد، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان ایک بار پھر سے IMF سے $3 بلین کا قرضہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کیسی خبر ہے یہ آپ کے لیے؟ ایک شوکنگ ریئیکشن ہے اس حوالے سے. تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک ہمیں ویسے ملا نہیں ہے، یہ ابھی صرف باتیں ہیں. امید بھی مل جائے، لیکن اس کے لیے ہمارے اوپر ایک ہائی قسم کی جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگنے جا رہی ہے، جس میں 700 ارب کا جو ہے وہ ہم پر آپ دیکھیں کہ ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں. تو وہ 700 ارب ہم نے کہاں سے دینے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہمارے کھانے پینے کی روزمرہ کی اشیاء پہ اتنی مہنگی ملیں گی کہ عام پرسن کے لیے ایک بائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ خاص کر جن چیزوں پر ٹیکس بڑھ رہا ہے، جن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ان میں الیکٹریسٹی سر فہرست ہے. کہا جا رہا ہے کہ IMF کی طرف سے یہ شرائط عائد کی گئی ہے کہ آپ نے بجلی میں انہیں سبسڈی نہیں دینی اور اپنی بندرگاہوں کو یا تو آپ بیچ دیں یا آپ لیز پر دے دیں. جی یہ تو پھر IMF کے پاس جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں بہت ساری چیزوں میں سمجھوتا کرنا پڑے. جیسے کہ آپ کا ایٹمی اثاثہ ہے، ان کی اس پہ بھی نظر ہے. آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو قرضے کی ضرورت تو پڑتی رہے گی، کیونکہ ہم نے اس کے آلٹرنیٹ آج تک کیا ہی کچھ نہیں. اگر ہم نے آلٹرنیٹ کچھ کیا ہو جس سے ہمیں جنریٹ کر رہے ہوں، کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہوں، کچھ ریونیو کما رہے ہوں، تو اس کے عوض ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کے عوض جو ہے ان کو پے کر سکتے ہیں. جب ہم ان کو پے ہی نہیں کرنے کی سکت ہی نہیں ہے تو ہم مزید قرضے کی ایک قسط دینے کے لیے مزید قرضہ تو لیں گے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو ہے اس ٹائم 1 بلین کے قریب جو ہے ان کی ایکسپورٹ ہے. اور اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی تو شاید ایک سال پہلے کو 33 کے قریب تھی، لیکن وہ بھی ان قریب ابھی، کیونکہ وہ بھی اگر ملین کی بات کر رہا ہوں 33 ملین کے قریب تھی، لیکن وہ بھی ہماری ختم ہو چکی ہے ایکسپورٹ. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس ابھی قرضے کے لیے ظاہری بات ہے جب ہم نے قرضہ لینا تو کچھ نہ کچھ تو شرائط ماننی پڑیں گی، یا اپنا پاکستان ان کو گروی رکھوانا پڑے گا. میں بھی آنے والے ٹائم میں ہمارا پاکستان بھی گروی ہو جائے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ قرضہ اتارنا کس طرح سے ہے. پہلے ہی ہمارے پاس 7.4 بلین کا قرضہ تھا IMF کا، 3 بلین کا اور لے لیا، $10 بلین کا قرضہ ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اب آہستہ آہستہ بکنا شروع ہو جائے گا. مطلب مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے وہی بات کہ جب ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا ہی نہیں ہے تو ہم نے مزید قرضے لے کر اپنے ملک کا بیڑا غرق ہمارے سیاستدان خود کر رہے ہیں. تو یہ قرضے اتارنے کس طرح ہیں؟ آپ قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں لیکن قرضہ اتارنے کا آپ نام نہیں لے رہے. یہی تو بات ہے، افسوسناک بات ہے ہمارے لیے اور شرمناک بات ہے کہ ہم لوگ کما کیا رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے عوض جو ہے وہ اگر مزید مہنگائی ہوتی جائے گی اور عام ایک شخص کا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا. تو قرضہ تو دور کی بات ہے، ایک عام پرسن کا یہاں پہ پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا. بلکہ جو ہمارے بڑے بڑے انویسٹر ہیں یا جس کے پاس کچھ جمع پونجی ہے وہ پاکستان میں اسٹیک کرنا ہی نہیں چاہ رہا. اس کی مین ریزن یہ ہے کیونکہ ہر کسی کو یہ ہے کہ یار ہم کسی نہ کسی طرح سے موو کر جائیں. اب میجورٹی اگر ہم اپنے کسی اسٹوڈنٹ لوگوں سے بات کریں یا جو بھی ہمارے جو اچھی خاندان سے لوگ وابستہ لوگ ہیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہاں پہ لنک ہی نہیں ہے، ہم تو بس آج یا کل میں موو کر جائیں گے. تو آلریڈی آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں 10 سے 15 لاکھ لوگ پاکستان سے موو کر گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ بھی کوالیفائی لوگ. تو ظاہری بات ہے جب ہمارے ملک میں اپرچونٹیز نہیں دیں گے ہم لوگوں کو تو پھر ہمارے پاکستان میں آئے دن مسائل بھی پیدا ہوں گے
گے اور جو ہمارے جو ہمارے روزمرہ کے لوگ ہیں، اب تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، ان کی سخت پاور اتنی نہیں ہے کہ وہ بائنگ کر سکے کوئی اچھی چیزوں کو. تو آپ دیکھیں گے ہمارا ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں بھی پاکستان کا کوئی ایک ایسا صوبہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پارشلی ہم جو ہے IMF کو گروی رکھوا دیں، یا میں بھی آنے والے ٹائم میں ایٹمی اثاثوں کو ہم گروی رکھوا دیں. تو یہ ہمارے لیے ایک شرمناک بات ہے، میں بھی بہت زیادہ مشکل ہو ہمارے لیے. ہم تو کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی ملک خاص کر انڈیا ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہم اکثر قرضہ لینے کے لیے اسی ایٹمی طاقت کو دوسرے ملکوں کو گروی رکھوانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے ہمارا، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے سیاستدان ہیں کہ اپنی طاقت کو ہی آپ گروی رکھوا کر پیسے لے رہے ہیں. اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو یہ ملک چلے گا کس طرح؟ یہ تو عبدالقدیر خان کی ایک بہت بڑی، جس کو ہم کہیں گے ایک اچیومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے عوض ہم نے اس کو دیا کچھ نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو افسوسناک بات ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہونے کے باوجود آنے والے ٹائم میں پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ مزید اضافہ ہونے جا رہی ہیں اور عام پبلک کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ عام پبلک کے لیے روزمرہ جو ہے وہ کوئی بھی اشیاء خریدنا مشکل ہو جائیں گی. تو یعنی کہ اس ٹائم اگر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ IMF جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پاکستان پر ریسٹرکشنز لگا دے گا، جو مزید ریسٹرکشن لگا دے گا تو ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.